गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। और सब बढ़िया? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर आज न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, थोड़ा सा बचा था ना, लेकिन हाँ सिर्फ साइकिल को पढ़ाऊंगा बोले थे अच्छे से, इसमें और डिटेल से आप। क्या चीज? हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक का साइकिल को थोड़ा डिटेल से पढ़ाऊंगा बोले थे ना, प्लांट किंगडम चैप्टर में। वो तो मैंने तुमको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया था उस टाइम पे, वापस से रिवाइज करवा दूं क्या? सर थोड़ा सा टच कर दीजिए ना। हाँ, कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था कुछ। हाँ सर। सर, मोनोकॉट लिखने के लिए। सबने 15 मोनोकॉट के नाम लिख लिए थे? यस सर। चलो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल पूछता हूँ, बताना मोनोकॉट है कि डाइकॉट, है ना? ऑरेंज, ऑरेंज मोनोकॉट की डाइकॉट प्लांट? सर डाइकॉट। यस सर, डाइकॉट। मैंगो? डाइकॉट। डाइकॉट। मोनोकॉट है। मोनोकॉट। मोनोकॉट। ओके, उसके बाद में तुम मुझे बताओ शुगर केन? मोनोकॉट। सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गन्ना? गन्ना। अच्छा। मोनोकॉट, ठीक है। कोकोनट? मोनोकॉट है ये तो। मोनोकॉट। ठीक है, तो और बताओ तुम। पाम ट्री। अदरक? जिंजर? वो भी मोनोकॉट। मोनोकॉट है। बहुत अच्छा, तो तुमने सही सर्च किया है। ओके, हल्दी? सर ये भी तो मोनोकॉट में आएगा ना? यस। पाम? मोनोकॉट। मोनोकॉट। मोनोकॉट, ओके, ठीक है। और बताओ तुम। चना? ये तो मोनोकॉट डाइकॉट है। हाँ डाइकॉट है चना। हाँ। सनफ्लावर? क्या सर? सनफ्लावर, सूरजमुखी? डाइकॉट। सर हिंदी में क्या बोलेंगे? पोटैटो? पोटैटो आलू। मोनोकॉट। सर ये तो मोनोकॉट में आएगा। मोनोकॉट। डाइकॉट है। नहीं पता। सर सर, आलू तो डाइकॉट मोनोकॉट में आएगा ना? आलू ना सर, आलू तो। आलू डाइकॉट है। आलू डाइकॉट है। बनाना? मोनोकॉट है। बनाना। मोनोकॉट है। मोनोकॉट। ओके। ग्रास, घास, दूब वगैरह? मोनोकॉट है। मोनोकॉट है ये तो। तो यदि तुमने इतने प्लांट्स के एग्जांपल देख लिए हैं तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि डाइकॉट प्लांट जो है उसकी दो क्लासेस कौन सी? एक डाइकॉटिलिटी मोनोकॉट। और दूसरी मोनोकॉटिलिटी। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। मेन डिफरेंस क्या? यहाँ पर दो बीजपत्र होंगे, यहाँ पर एक बीजपत्र होगा। इसके अंदर 2 कॉटिलिडन और यहाँ पर 1 कॉटिलिडन। फिर इसके अंदर टैप रूट होता है, डाइकॉट के अंदर मोस्टली टैप रूट, इसके अंदर मोस्टली एपिफिशियस रूट। तो हम देखते हैं मोस्टली ना फाइब्रस। एडवेंटिशियस में भी कौन सा देखते हैं? मोस्टली फाइब्रस। लीफ के अंदर डिफरेंस होता है क्या? सेकेंडरी ग्रोथ का डिफरेंस होता है क्या? यहाँ पर स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मली डिफरेंस रहता है। जो पेरिनियल टाइप में, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मली एब्सेंट। लीफ जो होता है डाइकॉट के अंदर, उसके अंदर कौन सा वेनेशन होता है? रेटिकुलेट वेनेशन। जालिका और शिलान्यास। मोनोकॉट के अंदर
पैरेलल समांतर शिलान्यास। ठीक है, तो डाइकॉट के अंदर फ्लावर जो है वो मेनली फ्लावर कैसे होते हैं, टेट्रामेरस या पेंटामेरस, और जबकि यहाँ पर ट्राइमेरस, चतुर्थई और पंचतई। टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर, चतुर्थई और पंचतई पुष्प होता है, जबकि मोनोकॉट के अंदर मोस्टली क्या होता है, ट्राइमेरस फ्लावर, त्रितई पुष्प होते हैं मोस्टली, ट्राइमेरस फ्लावर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जिसकी बेसिस पे तुम डाइकॉट और मोनोकॉट को पहचान सकते हो, और जो एग्जांपल तुमने पढ़े दैट वाज वेरी गुड। ठीक है, अब हेलो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हिंदी में भी बता दीजिए हेलो ना। सर, एक मिनट रुकिए। हेलो सर सर, टाइम मत रुकिए ना। मूसला मूल, रेशेदार मूल, द्वितीयक वृद्धि, उपस्थित, अनुपस्थित, जालिकावत शिलान्यास, समानांतर शिलान्यास। सर धीरे बोलिए ना प्लीज। कौन सा नहीं पता है इसमें से, बोल। सर नीचे वाला, लास्ट वाला सबसे। टेट्रामेरस का मतलब होता है चतुर्थई, जिसमें फ्लोरल पार्ट 4 के मल्टीपल में होते हैं, जैसे ब्रासिका। पेंटामेरस होता है पंचतई, 5 के मल्टीपल में, 5 कैलिक्स, 5 कोरोला, ऐसे। और ट्राइमेरस का मतलब होता है त्रितई, 3 के मल्टीपल में फ्लोरल पार्ट होते हैं, 3 पेटल, 3 सेपल, 3 एंडोशिनिया, 3 के मल्टीपल में होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डाइकॉट मोनोकॉट में डिफरेंस है दोनों क्लास के, वो मैंने बता दिया। सर चौथा वाला। चौथा वाला रेटिकुलेट वेनेशन मतलब जाली मोस्टली किसमें होता है, डाइकॉट में, और पैरेलल शिलान्यास मोस्टली होता है मोनोकॉट में। मोस्टली बोल रहा हूं क्योंकि एक्सेप्शंस भी हैं। कर दो रेस। यस सर। हेलो हेलो सर। सर मुझे क्या बोलते हैं, कुछ पूछना है। हाँ बच्चे पूछो ना। सर जो हरे गंधक जीवाणु होते हैं, हाँ उनमें जल को इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में प्रयोग करने की क्षमता नहीं होती। नहीं बच्चे, क्योंकि क्यों जो सर? बैक्टीरिया होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं करते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करना कहां से स्टार्ट हुआ है, साइनोबैक्टीरिया से स्टार्ट। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो उनके अंदर H2O नहीं होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर, बल्कि कौन होता है, H2O की जगह पे सल्फर H2O। हेलो सर। हाँ बच्चे। लेकिन इसमें तो क्या बोलते हैं, ये क्या हरे गंधक जीवाणु होते हैं, और जो हरा हरा होता है वो क्या बोलते हैं, वो तो प्रकाश संश्लेषण करता है ना, उनमें तो होता है। तो बच्चे मैं बोलता रहा हूँ प्रकाश संश्लेषण करते हैं लेकिन ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, सल्फर उत्पन्न करते हैं। क्या होता है, नॉर्मल प्लांट के अंदर जो रिएक्शन होता है, प्लांट के अंदर जो रिएक्शन होता है वो होता है CO2 प्लस H2O, क्या बन जाता है C6H12 O6 प्लस ऑक्सीजन, राइट, क्लोरोफिल उनकी प्रेजेंस में बैलेंस करते हैं जब, तो हम इसको लिख देते हैं इस तरीके से, चाहिए लाइट और क्लोरोफिल। यदि हम सल्फर बैक्टीरिया की बात करते हैं, पर्पल सल्फर या ग्रीन सल्फर की, तो CO2 प्लस H2O की जगह पे दूसरा कंपाउंड होता है क्या, H2S, लाइट और पिगमेंट, बैक्टीरिया विरिडिन, बैक्टीरिया क्लोरोफिल, ये सब बैक्टीरिया विरिडिन ग्रीन वाले में, ग्रीन सल्फर में बैक्टीरिया विरिडिन, और क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, लेकिन ऑक्सीजन की जगह पे क्या निकलेगा, सल्फर। तो प्रकाश संश्लेषण तो हुआ, सब कुछ तो वैसा ही है, बट डिफरेंस कहां पे आ गया, ग्रीन प्लांट्स के अंदर नॉर्मली ये होता है साइनोबैक्टीरिया से लेकर के और एंजियोस्पर्म तक, लेकिन पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ये होता है। क्या बात क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर है? प्रकाश संश्लेषण डिटेल में पढ़ेंगे तब फिर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चे, लाइफ साइकिल में कितने बच्चों को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा टच कर दीजिए बस। सर मेरे को क्या होता है प्रॉब्लम लाइफ साइकिल में।
थोड़ा सा रिवीजन में जाएगा यहाँ पर ना, इसलिए। हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, अगुणितक जीवन चक्र। मेन ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड होता है, अगुणितक है तो मुख्य जीव क्या होगा, अगुणित होगा। गैमीट हमेशा क्या होते हैं, एन होते हैं गैमीट। यस सर। ये एन गैमीट किससे बन रहे हैं, माइटोसिस से बन रहे हैं। गैमीट का फ्यूजन होगा जिससे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो गया। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2n जाइगोट बन जाएगा। अगुणितक जीवन चक्र वाले जीवों की लाइफ में केवल 2n स्टेज जो है वो जाइगोट के रूप में होती है। बाद में जाइगोट के अंदर क्या हो जाता है, मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस। वेरी गुड बच्चे, इसको बोलोगे जाइगोटिक मियोसिस और हैप्लॉइड स्पोर्स वगैरह बन गए मियोसिस से, और ये नए कारक में डेवलप हो गया। तो जीवन चक्र में सिर्फ जाइगोट जो है वही एकमात्र द्विगुणित अवस्था होती है, बाकी सब अगुणित अवस्था होती है। जीवन चक्र को हैप्लॉइडिक बोलते हैं। किसके अंदर मिलेगा, डायनोफ्लैजिलेट्स में मिल जाएगा। मोस्टली जो ग्रीन एल्गी होते हैं, क्लेमाइडोमोनास में भी सर। मोस्ट ऑफ ग्रीन एल्गी, जो भी ग्रीन एल्गी का नाम तुम जानते हो उन सब में हैप्लॉइडिक है। डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल मुख्य जीव, मुख्य ऑर्गेनिज्म 2n, गैमीट हमेशा n होता है, क्या हो जाएगा, मियोसिस यहां पर हो जाएगा, इससे हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे। तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस बोल दो, ये गैमेट फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2n जाइगोट बन जाएगा, 2n जाइगोट। और ये जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, मुख्य ऑर्गेनिज्म के अंदर, माइटोसिस वगैरह कर सकता है। तो यहाँ पर n फेज जो है वो सिर्फ क्या होती है, गैमीट, बाकी सब 2n होता है। या अगुणितक अवस्था बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड होती है, द्विगुणित अवस्था ही लाइफ की मुख्य अवस्था होती है। तो ऐसे जीवन चक्र को क्या बोलते हैं, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। एग्जांपल क्या हो जाएगा, डायटम्स के बारे में पढ़ा था हमने, डायटम्स में ऐसा होता है। फिर ब्राह्म में फिर उसके बाद जो हमारी लाइफ प्लांट के पर्टिकुलर, तो कुछ ब्राह्म एल्गी के नाम पढ़े जिनके अंदर डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होता था। कौन सा था बताओ, म्यूकस, म्यूकस, सरगासम, इनके अंदर डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होता है। और इसके अलावा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इनका भी लाइफ साइकिल कैसा है, डिप्लॉइडिक, बट थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है कि उसके अंदर जो गैमीट बनता है वो गैमेटोफाइट में बनता है, जो कि बहुत रिड्यूस होता है। यानी मियोसिस तो स्पोरिक होगा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में स्पोरिक मियोसिस हुआ है, हमने डिटेल पढ़ी है, बट गैमेटोफाइट बहुत ज्यादा रिड्यूस है, इसलिए लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉइडिक बोल रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। मुख्य ऑर्गेनिज्म एंड गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में गैमेट बनेगा किससे, माइटोसिस से। फिर गैमेट फ्यूज हो गया, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, क्या बन जाएगा, 2n जाइगोट बन जाएगा। ये 2n जाइगोट जो है फिर माइटोसिस करके बनाएगा स्पोरोफाइट। 2n क्या बन गया, स्पोरोफाइट। तो इनके अंदर क्या होता है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों चीजें प्रेजेंट होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ी एकांतर, प्लांट के अंदर पीढ़ी एकांतर में ऐसा होता है। देन स्पोरोफाइट जो है उसके ऊपर मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। मियोसिस, और ये स्पोर जब जनरेट होगा तो क्या कर देगा, वापस से गैमेटोफाइट बना देगा। तो स्पोर गैमेट मियोसिस से बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पोरिक मियोसिस। तो लाइफ साइकिल के अंदर 2n और n फेज दोनों होती है, लेकिन दोनों में से कौन सी फेज ज्यादा डेवलप है उसके अकॉर्डिंग लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉइडिक या डिप्लोइडिक बोल देते हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर हैप्लोडिप्लॉइडिक, ब्रायोफाइटा, और टेरोफाइटा के अंदर डिप्लोइडिक, टेरोफाइटा। इसके अलावा एल्गी में तुमने एग्जांपल पढ़ा था हैप्लोडिप्लॉइडिक का, कौन सा, लैमिनेरिया, डिप्लोटा, एक्टोकार्पस। और यदि कुछ प्लांट ऐसे जिनके अंदर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट देखने में बिल्कुल एक जैसा हो, तो उस लाइफ साइकिल को, उस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम बोल देते हैं आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यदि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक जैसा होता है तो उसे हम आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल देते हैं, समरूपी पीढ़ी एकांतर।
ठीक है, एक बार जो पहले पढ़ा था उसको जाके रिवाइज करना, यदि कहीं भी दिक्कत आए, इंडिविजुअल पॉइंट पे कहीं भी दिक्कत आए तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? क्लियर है बच्चों? सर जाइगोट और स्पोरोफाइट में थोड़ा सा फर्क बताइए। जाइगोट जो है वो 2n एक सेल है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन की पहली सेल होती है, जब वो माइटोसिस करेगा तो 2n प्लांट बन जाएगा, ठीक है? स्पोरोफाइट बोल देंगे उसे। स्पोरोफाइट मतलब स्पोर बनाने वाला। स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो क्या मैं आ जाऊंगा तो क्या अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें? नो सर, दिखेगा नहीं। ओके, आपकी ड्राइंग बन जाएगी ना सर। हो गया सर, हो गया सर, हो गया। पीछे का नहीं दिखता ना, आप आगे आ जाओगे तो। ओके ओके, अच्छी है, मजाक कर रहा था, तुम सीरियसली ले लेते सर हो। को 2n मान लेना। डायग्राम एनसीईआरटी की बुक का भी जरूर से देख लेना, थोड़ा सा डिफरेंस है वहां पर डायग्राम बनाने में, कांसेप्ट सेम है, चीजें सेम है, लेकिन डायग्राम बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक बार जरूर से देख लेना। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो पुष्पीय पादप है, फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म्स जो है, के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? फ्लावर। हेलो सर, हेलो सर, सर सुनिए ना सर, एक्चुअली ना थोड़ा सा सर, थोड़ा सा ना हिंदी में और थोड़ा स्लो लिखवाइएगा ना प्लीज सर, थोड़ा फास्ट हो जाता है मेरे लिए, बच्चे प्लीज देखो सर चलो प्लीज। सुनो मेरी बात, कि यदि कोई टर्म मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, तुम जब पढ़ोगे ना तो तुम्हें बुक वगैरह तो तुम्हें पता पड़ेगा तो तुम मुझे पूछ भी सकते हो, लेकिन क्या यदि मैं सारे टर्म्स भी हिंदी में भी लिखने स्टार्ट करूंगा ना तो फिर तुम्हें पता है कि ना कि सिलेबस जो है वो मतलब स्पीड जो है वो काफी स्लो हो जाएगी, है ना? तो मैं हिंदी में बोलता तो जरूर हूँ, 2 बार बोलता हूँ, 3 बार बोलता हूँ, लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, जितनी देर में मैं 10 बार बोल सकता हूँ उतनी देर में एक बार लिखना चाहता हूँ। सर तो इस सुनिए ना, जहाँ जो टर्म नया होगा ना वो तो मैं लिख दूंगा जरूर, बट कोई टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, मान लो स्पोरोफिल हम कई बार पढ़ चुके हैं, स्पोरेंजिया कई बार पढ़ चुके हैं, माइक्रोस्पोर कई बार पढ़ चुके हैं, तो जो टर्म हम बार बार पढ़ चुके हैं ना तो कोशिश करो कि उन्हें तुम पहले से देखो, पहले, है ना? या तुमको नहीं समझ आ रहा पूछ लो कि सर इस टर्म को हिंदी में आप एक्सप्लेन कर दो, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट लिखने वाला काम ना तुम थोड़ा सा कोशिश करो कि मेरा कम हो जाए, क्योंकि मैं लिखूंगा ना तो अपना ही टाइम ज्यादा जाएगा, वो टाइम मेरा अकेले का नहीं, वो हम दोनों का टाइम है। सर कॉमन चीजें मत बताइएगा, जो हार्ड रहेगा ना वो बस बताइएगा हिंदी में। ये बच्ची सही बोल रही, जो टर्म हार्ड है ना, जो टर्म नहीं है, जो टर्म वो मैं बोलूंगा सारी, बोलूंगा ओके। सर डायग्राम में बस लेबल कर दिया करिए भाई आप, क्योंकि ना डायग्राम में लेबल ना इंग्लिश में रहते तो क्लियर नहीं होता उतना। बच्ची का क्या बोल किया तो मैं उसे हिंदी में रिपीट कर दूंगा, हिंदी में बोल दूंगा, तो लिख तुम लेना उसको, है ना? ब्रैकेट में लिख तुम लेना, उसी करोगे सर ना, आप हिंदी में भी लिख दो, मुझे लिखने में ज्यादा टाइम जाता है इसलिए बोल, इंग्लिश में क्या है फ्लो थोड़ा फास्ट होता है, हिंदी में मेरा फ्लो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है ना? तो लिखने वाला पार्ट रिपीट मेरे से करवा लो, कितनी भी बार रिपीट मुझसे करवा लो, टफ टर्म होंगे ना बोली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्म, और जो है लैंगिक संरचना जो है सर आप उधर से माइक ऑफ करिए ना। क्या हुआ? डिस्टर्बेंस हो रही सर, कोई माइक ऑन करके रखा। बच्चों माइक ऑफ कर लिया करो, रुको मैं सर खुद का ही माइक। अभी मैं तुम सबकी बोलती बंद करता हूँ, लेकिन कहाँ गया ऑप्शन? ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, कैसे बोलती बंद करूँ तुम्हारी? हो गया सर ऑफ। सर बंद हो चुका है, आप पढ़ाओ। हाँ, अभी लो।
हो गया। चलो देखो, पुष्प में पादपों के अंदर जो लैंगिक संरचना या लैंगिक अंग है वो है पुष्प, फ्लावर। और फ्लावर किसका रूपांतरण होता है, किसका मॉडिफिकेशन होता है? फ्लावर जो है वो शूट का मॉडिफिकेशन है, प्ररोह का मॉडिफिकेशन है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प जो है वो रूपांतरित प्ररोह कैसे है वो भी मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। जैसे मान लो तुमने देखा कि ये कोई प्लांट है, इसके ऊपर ये कोई एक ब्रांच बन रही है, तो इस ब्रांच के अंदर अपिकल मेरिस्टेम क्या करते हैं, जगह जगह पे लीफ बनाते हैं, फिर ग्रो करता है, फिर लीफ बनाता है, फिर और आगे ग्रो करेगा और लीफ बनाएगा, फिर आगे ग्रो करेगा और लीफ बनाएगा, यही करता है शूट। अब जब फ्लावर का फॉर्मेशन करना होगा तब क्या होगा समझो, जब फ्लावर का फॉर्मेशन करना होगा तो ये जो बहुत सारे नोड दिख रहे थे जिसके ऊपर लीफ था, ये सारे के सारे नोड बहुत पास पास में है। एक नोड ये रहा, दूसरा नोड ये रहा, तीसरा नोड ये रहा, चौथा नोड ये रहा। नोड बहुत पास पास में है पर संख्या बहुत पास पास में है। दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना सबको बहुत सारे नोड? यस सर। कैसे नोड बोलती बंद है सर अभी। अरे बच्चे इतना पास हो गए तो दिखेगा कैसे, इतना पास है कि दिख ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है सब चिपके हुए। आई बात समझ में? इसलिए ऐसा मन को आपको हाँ नहीं दिखेगा क्योंकि इतना पास होता है कि ऐसा लगता है कि एक ही जगह पर सारे के सारे नोड जो है वो चिपके हुए, और इन नोड एक नोड से ऐसे बहुत सारे लीफ बन गए। उस लीफ को हमने क्या नाम दे दिया, इस लीफ को हमने नाम दे दिया सेपल। बहुत सारे लीफ बन गए, एक गोल की फॉर्म में, एक चक्र की फॉर्म में, सेपल बोल दिया। दूसरे से क्या बन गया, दूसरे से ऐसे ही और भी लीफ बन गए दूसरे नोड पे से, लेकिन वो कलरफुल बन गए कुछ इस तरीके से। क्या नाम दे दिया इसका? पेटल। सेपल को बोलते हैं बाह्यदल, पेटल को बोलते हैं दल। थर्ड जो नोड था उससे क्या हुआ, उससे भी कुछ स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे डेवलप हुई। थर्ड नोड जो है उससे भी लीफ, लेकिन वो लीफ जो है वो स्पेशल टाइप का, बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड है। क्या नाम दे दिया तुमने? तुमने फुनके से बोल दिया स्टेमन। बोल दिया तुमने स्टेमन। फिर ऐसे ही और भी जो नोड था उससे भी लीफ बन गई, मान लो कुछ ऐसा बन गया वो स्पेशल टाइप का। जैसे तुमने क्या बोल दिया, जैसे तुमने बोल दिया कार्पेल या कार्पेल। यस कार्पेल या पिस्टिल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो एक एक पार्ट है सेपल है वो क्या है, एक्चुअल में ये लीफ है, पेटल एक लीफ है, स्टेमन एक लीफ है, तभी तो माइक्रोस्पोरोफिल बोल रहे थे। ये एक लीफ है इसलिए तो मेगास्पोरोफिल बोल रहे थे। तो ये सारे जो पार्ट है वो मॉडिफाइड लीफ है, लेकिन पूरा का पूरा फ्लावर जो है वो किसका रूपांतरण हुआ, वो शूट का रूपांतरण हुआ। जैसे शूट से शाखाएं बन रही थी वैसे ही कुछ बना, लेकिन स्पेशल टाइप का बना, तो इसलिए हम बोलते हैं कि फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, रूपांतरित प्ररोह होता है। क्या बात समझ आ गई सबको? सर स्टेमन को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टेमन को पुंकेसर, स्टेमन को पुंकेसर, और पिस्टिल को स्त्रीकेसर। सर शूट को प्ररोह बोल रहे हैं ना? हाँ शूट को प्ररोह बोल रहे हैं। और ये सारी स्ट्रक्चर जिसके ऊपर लगा हुआ है वो होता है थैलेमस। यानी फ्लावर की जब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो फ्लावर के अंदर ऐसी फूली संरचना है जिसे हम बोल रहे हैं थैलेमस। ये है थैलेमस। इस थैलेमस के ऊपर हम क्या देखते हैं, इस थैलेमस के ऊपर कुछ इस तरीके से सबसे बाहर की तरफ लगे हुए होते हैं बाह्यदल। बाह्यदल फिर दूसरे चक्र में लगा हुआ होता है ऐसा दल। बाह्यदल को हम कैलिक्स बोलते हैं, बाह्यदल को हम सेपल बोलते हैं, दल को हम पेटल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लगा हुआ है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से स्टेमन, और सबसे लास्ट में यहां पर लगा हुआ है कार्पेल और पिस्टिल। ये हो गए पुष्प। क्या क्या संरचनाएं हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये है इसका पुष्प ग्रंथि। पुष्प ग्रंथि को बोलते हैं पेडिसल। फूला हुआ भाग जो है उसे क्या बोलते हैं? थैलेमस। थैलेमस को हिंदी में क्या बोलोगे? पुष्पासन। लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है हमने पुष्पासन। इसके ऊपर सबसे बाहर लगा हुआ है एक, इसकी कई सेपल, एक मेंबर जो है वो सेपल है। और यहाँ पर क्या एक ही सेपल होते हैं कि 5 सेपल होते हैं, बहुत सारे सेपल होते हैं? तो बहुत सारा 5 होता है।
तो उस ग्रुप को क्या बोल देते हो? उस ग्रुप को बोलते हो कैलिक्स। ऐसे ही ये है एक पैटर्न, और बहुत सारे पैटर्न होंगे तो क्या बोल दोगे? कोरेला बोलोगे कोरोला कोरोला, उसको बोल दोगे कोरोला। बहुत सारे पैटर्न मिलके कोरोला। देन यदि हम स्टेमन की बात करें यहाँ पर, तो उसका एक तंतु है पुतंतु, जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर लगा हुआ है एंथर, परागकोश, पुतंतु और परागकोश। ये दोनों क्या है? ये दोनों है स्टेमन, एक मेंबर स्टेमन, और सारे स्टेमन को मिलाकर के क्या बोल देते हो? बोलो कोई। एंड्रोशियम बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर गायनोशियम में देखो 3 पार्ट। सबसे ऊपर जो पॉलन के लिए रिसेप्टिव साइट होती है स्टिग्मा, जहाँ पर पॉलन आता है, और दो लंबा सा स्टाइल स्टाइल नीचे का फूला हुआ भाग ओवरी ओवरी, स्टाइल ओवरी। ये तीनों को मिला करके हम बोल देते हैं कार्पेल गायनोशियम और पिस्टिल। एक मेंबर जो है वो तो स्त्री केसर या अंडक है, और बहुत सारे मिल करके क्या बना देंगे? गायनोशियम। तो ऐसे बन जाता है गायनोशियम। तो इसका मतलब पुष्पासन के ऊपर विभिन्न पुष्पीय भाग जो है वो चक्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं, गोल्ड के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और 4 गोल्ड कौन कौन से हैं? एक है कैलिक्स, कैलिक्स को हम बोलते हैं बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज, तो एक मेंबर बाह्यदल। कोरोला दल पुंज, एक मेंबर दल। पुंज का मतलब ही क्या होता है? ग्रुप। एक जो है वो दल है, तो दल का ग्रुप क्या हुआ? दल पुंज कोरोला। ऐसे ही स्टेमेन पुंकेसर, और इसका ग्रुप जो है पुंकेसर, जो है उसका ग्रुप जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एंड्रोशियम। तो ऐसे बन जाएगा एंड्रोशियम। ऐसे बन जाएगा एंड्रोशियम। और गायनोशियम एक मेंबर जो है वो कार्पेल या पिस्टिल है, इसका ग्रुप जो है वो गायनोशियम। तो ऐसे 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के अंदर जो वोल्ड के फॉर्म में अटैच होते हैं। बताओ इसमें से कितने चक्र हैं, कितने वोल्ड हैं जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, और कितने हैं जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? पार्टिसिपेट 2 करेगा। एंड्रोशियम और गायनोशियम डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा रिप्रोडक्शन में, इसलिए इनको हम एसेंशियल वोल्ड बोलते हैं, आवश्यक पुष्पीय चक्र। 4 नहीं करता। नॉन एसेंशियल। ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया सब बच्चों ने? यस सर। यस सर। तो अब देखो इसके बाद में कौन कौन से फ्लोरल वोल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं फ्लावर। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जहां पर थैलेमस के ऊपर पुष्पीय भाग चक्रों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। पुष्पीय भाग टोटल 4 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। सामान्यतः 4 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। उन चक्रों को क्या बोल रहे हैं? उसको बोलते हैं फ्लोरल वोल, फ्लोरल वोल्स। ये है पुष्पीय चक्र। पुष्पीय चक्र के अंदर 2 पार्ट हुए पहले के, और कौन से? एक हुआ नॉन एसेंशियल अनावश्यक, नॉन एसेंशियल फ्लोरल वोल्ड, और दूसरा हुआ एसेंशियल फ्लोरल वोल्ड। तो 2 पार्ट हो गए, नॉन एसेंशियल फ्लोरल वोल्ड एंड एसेंशियल फ्लोरल वोल्ड। नॉन एसेंशियल फ्लोरल वोल्ड में कौन कौन आ जाते हैं? इसके अंदर आ जाते हैं कैलिक्स आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला, उसके अंदर वाला कोरोला, फिर उस एसेंशियल में 2 आ जाते हैं, एक एंड्रोशियम, 3rd नंबर का हो गया एंड्रोशियम, सबसे अंदर वाला फ्लोरल वोल्ड है उसे बोलते हैं गायनोशियम। कोई चीज यहां पर लिखी है, सबको समझ आ गई बात? अब तुम्हें बताना है यूनिट। अब तुम मेरी हेल्प करो, मुझे वापस से याद दिलाओ कि इनकी यूनिट क्या है। कैलिक्स का 1 नंबर क्या होता है? कैलिक्स का 1 नंबर क्या होता है? सेपल सेपल सेपल। कोरोना का 1 नंबर क्या होता है? पेटल पेटल एंड्रोशियम का 1 नंबर क्या होता है? एंथर। यस स्टेमन स्टेमन
ओके सर, स्टेमन। और गाइनोशियम का एक मेंबर क्या होता है? कार्पल या पिस्टल। ये पिस्टल है। सर ये ऊपर वाला हिंदी में बताइए ना, ये फ्लोरल वर्ड के बारे में। अनावश्यक, अनावश्यक, आवश्यक। एसेंशियल मतलब जरूरी, आवश्यक। नॉन एसेंशियल अनावश्यक, अनावश्यक और आवश्यक। अनावश्यक के अंदर दो, कैलिक्स, कोरोला। कैलिक्स को बाह्य पुंज, इसको दलपुंज। और एसेंशियल में दो, एंड्रोशियम पुमंग और गाइनोशियम जाइलम। ये दल पुंज, दल पुंज, एंड्रोशियम पुमंग। सर फ्लोरल वर्ड को क्या बोलेंगे? पुष्पीय चक्र, पुष्पीय चक्र। अब हमको पढ़ना है प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड इवेंट। निषेचन के पहले की घटनाएं, निषेचन के पहले की संरचना और घटनाएं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर। सर रुकिए थोड़ा सा प्लीज, सर बचा है, नीचे बचा है थोड़ा सा। नहीं लिखा गया अभी? हम पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड निषेचन के पहले क्या क्या होता है और कैसा होता है, उसकी संरचना कैसे होती है और कैसे वो काम करते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं हम? मेल रिप्रोडक्टिव नर जनन अंग या संरचना। नर जनन अंग को हम क्या बोल रहे हैं? एंड्रोशियम। पुमंग। एंड्रोशियम की इकाई क्या थी? स्टेमन। स्टेमन। अब इस स्टेमन की स्ट्रक्चर देखो, स्टेमन की स्ट्रक्चर। स्टेमन की स्ट्रक्चर में मेनली दो पार्ट होते हैं और वैसे तीन पार्ट होते हैं। मेनली दो पार्ट, बट वैसे तीन पार्ट होते हैं। कौन से? स्टेमन की स्ट्रक्चर में ये वाला पोर्शन याद है लास्ट सेक्शन में? एंथर एंड फिलामेंट। थैलेमस से जुड़ा होता है समीपस्थ पार्ट, प्रॉक्सिमल। यस सर। प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा होता है? थैलेमस। थैलेमस से जुड़ा होता है। देन फिलामेंट, फिलामेंट। तंतु भी बोल सकते हो या तंतु भी बोल सकते हो। एंथर और आकुश। अब फिलामेंट का कुछ पार्ट, ये फिलामेंट का कुछ पार्ट क्या एंथर के अंदर घुसा हुआ है क्या? यस सर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिलामेंट का कुछ पार्ट जो है वो एंथर के अंदर है, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है, क्योंकि भाई एंथर को जिंदा रहने में उसे पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो इसका मतलब जाइलम फ्लोएम में एंटर करना चाहिए अंदर एंथर में भी। यस सर। यस सर। सर। एंटर करेगा इस कनेक्टिव के थ्रू एंटर करेगा। लो जी, कनेक्टिव। संयोजी। कनेक्टिव का काम क्या होता है? कनेक्टिव का काम होता है एंथर को जल एवं भोजन वगैरह जो है उनकी सप्लाई करना, उनका वितरण करना। क्या क्लियर हो गई बात? यस सर। यस सर। तीन पार्ट में आगे एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, ये तीन मेन पार्ट होते हैं। फिलामेंट का काम है कि थोड़ा दूर रखे, और हवा चलेगी तो हिलेगा डुलेगा, या कीट आएंगे तो हिलेगा डुलेगा, तो उन सबसे क्या होगा? पॉलन के दूर दूर तक जाने में इसको हेल्प हो जाएगी, डिस्पर्सल में हेल्प हो जाएगी। अब ये जो स्टेमन है ये किसके इक्विवेलेंट होता है?
इसको किसके इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ? माइक्रोस्पोरोफिल के माइक्रोस्पोरेंजिया? माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरेंजिया। अभी मैंने बताया था कि ये मॉडिफिकेशन माइक्रोस्पोरोफिल। मॉडिफाई होकर के क्या बन गया? सेल माइक्रोस्पोरो। ये बात कर ली। तो माइक्रोस्पोरोफिल, और इसके अंदर एंथर जो है ये किसके इक्विवेलेंट होता है? इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया। कितने? 4। एक होता है तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, 4 होता है तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। तो ऐसा होता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। अब यहां पर हम देखते हैं एंथर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये इसके दोबारा से बनाता हूं, स्टेमिना स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। हेलो सर, तो प्रॉक्सिमल एंड का हिंदी मीनिंग क्या होता है सर? समीपस्थ शिरा। प्रॉक्सिमल का मतलब समीपस्थ, समीपस्थ शिरा। नॉर्मली एक बात और लास्ट लेक्चर में बताई थी कि नॉर्मली एंथर कैसा होता है? नॉर्मली एंथर इज डायथिकल। सर 2 लोग होगा उसमें। द्विपाली, जिसको हमने डायथिकस भी बोला था। नॉर्मली एंथर इज बाइलोब, इट मींस डायथिकस 2 पालियां होती है, एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। डायथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब क्या होता है? 4 पोलन सेट्स, 4 पोलन सेट है या 4 परागपुटी है। पोलन सेट को हिंदी में क्या बोलते हो? परागपुटी। तो इसलिए सामान्यतः नॉर्मली एंथर जो है वो कैसा होता है? द्विपालिक और चतुर्कोष्ठीय, और टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप का होता है। 4 परागपुटी होती है। ये तो सामान्यतः होता है, ये नॉर्मली होता है। बट क्या कोई एक्सेप्शन भी है क्या? एक्सेप्शन, यस सर। चाइना रोज या मालवेसी फैमिली। तो मालवेसी फैमिली में, मालवेसी में ये होता है मोनोथिकस। अब मोनोथिकस का मतलब क्या होता है वो तुम खुद समझ रहे हो। 1 लोब होगा बस। कितने होंगे? 1 लोब। एक पाली एंड बाइस्पोरेंजिएट। बाइस्पोरेंजिएट। 2 परागपुटी होगी। क्या ये बात समझ में आई? मालवेसी फैमिली में क्या होता है? मालवेसी फैमिली यानी चाइना रोज वाली जो फैमिली है उसके अंदर हम क्या देखते हैं? उसके अंदर हम देखते हैं कि जो परागकोश है, एंथर है, उसमें एक ही पाली होती है और 2 स्पोरेंजिया होते हैं, बाइस्पोरेंजिएट होता है। ठीक है, क्लियर है क्या बात? यस सर। ऐसे ही एक और एग्जांपल ध्यान रख लेना, आर्सिथोबियम। आर्सिथोबियम एक परजीवी स्टेम पैरासाइट प्लांट है। आर्सिथोबियम एक स्टेम पैरासाइट प्लांट है, इसके अंदर भी एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन नंबर 1 यहां पे लिखा है, 2 सेकंड एक्सेप्शन यहां पर लिख रहा हूं। आर्सिथोबियम, आर्सिथोबियम इज मोनोथिकस। कितनी पाली? मोनोथिकस कितनी पाली? बोलो। एक। एक पाली। एक। कितने परागपुटी? कितने परागपुटी? एक। सामान्यतः डायथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, लेकिन 2 एक्सेप्शन हमने पढ़े, एक मालवेसी जिसके अंदर मोनोथिकस बाइस्पोरेंजिएट होता है, एक आर्सिथोबियम जिसके अंदर मोनोथिकस मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन होती है। आई बात समझे? सर तो इनमें तो परागकण बहुत कम बनेगा ना, जब लोग कम होते। नहीं होती बच्चे। एक पाली होने का मतलब ये नहीं परागकण कम बनेगा, परागकणों की कमी नहीं, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल बड़ा है, मतलब बहुत सारे सर, बहुत सारे, तो उसकी कमी नहीं। और छोटे-छोटे साइज के बनते हैं बहुत आर्सिथोबियम। हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट देखो अब इसके बारे में एंथर की संरचना। सर आपने आर्क्यूथोबियम लिखा है? हाँ, आर्सिथोबियम, ARCEUTHOBIUM। सर इसके अंतर्गत क्या आता होगा? आर्सिथोबियम प्लांट का ही नाम है ना, पैरासाइट प्लांट है, स्टेम पैरासाइट, बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा।
One of the smallest angiosperm, smallest parasitic angiosperm. क्या बच्चे? आवाज कर दियो बच्चे तुम्हारे। क्या सर? सर चैट बॉक्स में लिख देंगे, बोलो। तुम्हारी आवाज नहीं आ पा रही बच्चे, चैट बॉक्स में लिख दो। सर ये मोनोथीकस और मोनोस्पोरेंजिएट समझ नहीं आ रहा है। बच्चे थीका का मतलब क्या है? पाली है। स्पोरेंजिया का मतलब क्या है? परागपुटी है। डायग्राम देखो तो मान लो डायग्राम ऐसा दिख रहा है, एक ही पाली दिख रही है ना, पहले जो आंसर बनाया था उसके अंदर दो पाली दिख रही थी, अभी क्या दिख रही है? एक ही पाली दिख रही है, तो ये क्या है? ये मोनोथीकस है। अब इसके अंदर जब स्पोरेंजिया देखोगे तो यहाँ पर स्पोरेंजिया कुछ ऐसा है, घुड़नाल आकार का होता है। किसके शेप का होता है? घोड़े के जो नाल होता है, सोलर टाइप का शेप जो है उस टाइप का होता है। तो मोनोथीकस एंड मोनोस्पोरेंजिएट एक ही लोब है और उसके अंदर चैम्बर भी कितना है? परागपुटी भी कितनी है? एक ही है। तो क्या बोलते हैं? मोनोथीकस मोनोस्पोरेंजिएट। मालवेसी का जब देखोगे तो कैसे दिखेगा? मालवेसी के अंदर दिखेगा तुम्हें एक लोब होगा, लेकिन अंदर से चैम्बर कितने होंगे? दो चैम्बर। तो क्या बोलेंगे हम इसको? मोनोथीकस बाइस्पोरेंजिएट। हो गई पिक्चर क्लियर? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब देखो टीएसएल, यदि हम जो नॉर्मल एंकर पढ़ रहे थे उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो वो हमें किस टाइप का दिखेगा? क्वाड्रेंगुलर टाइप का दिखेगा, चतुष्कोणीय टाइप का दिखेगा। इस टाइप से चतुष्कोणीय स्ट्रक्चर। कुछ इस टाइप का। दो पालियां दिख रही है क्लियर कट, एक ये वाली पाली और एक ये वाली पाली, और इन दो पालियों के अंदर यहां पर होता है इसका पॉलन सेक, परागपुटी। चार परागपुटी। बायलॉग में टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप का दिख रहा है अनुप्रस्थ काट में। ठीक है, यहां पर कनेक्टिव भी प्रेजेंट था, याद है? कनेक्टिव क्या काम बताया था कनेक्टिव का? जाइलम फ्लोएम होता है, पानी वगैरह पहुंचाएगा। पोषण देगा। यहाँ पर जब एंथर का अनुप्रस्थ काट देते हैं तो यहाँ पर एंथर की जो वॉल है यानी परागकोश की जो भित्ति है उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होते हैं। कौन कौन से? एंथर वॉल। एंथर वॉल का मतलब परागकोश की भित्ति, एंथर वॉल। इसके अंदर लेयर होती है सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीलियम, तो ये वो होती है लेयर। और चौथी लेयर जो होती है टैपिटम। कौन इसमें से सिंगल लेयर्ड है, कौन मल्टी लेयर्ड है, कौन एकल परतीय है, कौन बहुपरतीय है? मिडिल लेयर बहुपरतीय है, बाकी सब सिंगल पड़ती है। तो सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो एपिडर्मिस है, कुछ इस तरीके से। एपिडर्मिस प्लांट के सारे जो प्राइमरी पार्ट होते हैं उनके ऊपर उपस्थित होती है। क्या काम होता है एपिडर्मिस का? एपिडर्मिस का क्या काम होता है बता सकते हो? सुरक्षा प्रदान करता है, बाहरी सुरक्षा प्रदान करना, बाहरी जो भी संरचना है उनसे सुरक्षा प्रदान करना। कैसे दिखता है सराज? ओके, तो सही दिख रहा है ना बच्चों तुमको आज? यस सर। सर मेरी भी ब्लर आ रहा है। कर रहे हो क्या आज? आज तुम्हारे लिए एक भयानक कनेक्शन वापस से लिया है हमने। सर कौन सा वाला है ऐसा भयानक वाला? वो बीएसएनएल का जो फाइबर होता है वो वाला कनेक्शन लिया है। अभी स्पीड, अपलोडिंग स्पीड जो है वो 100 के आसपास चल रही थी, जो कि नॉर्मली 10 के आसपास स्पीड में मैं तुमको रेगुलरली पढ़ा रहा था, तो आज 100 के आसपास की स्पीड चल रही है अपलोड की। आज मेट्रो भाग रहा है मतलब। मतलब भयंकर स्पीड होगी।
लेकिन वो डिपेंड करता है अब तुम्हारे स्पीड नेट का कितना, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास पहुंचेगा। यहाँ से फ्लो फुल है, वहां पर तुम्हारा नेट स्पीड जितना होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास पहुंचेगा। देखो तो सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो सिंगल लेयर एपिडर्मिस, क्या काम होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है। सेकंड लेयर की बात करते हैं। सेकंड लेयर जो है वो कुछ खास है। क्या खास है? सेकंड लेयर के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलोसिक डिपोजिशन होता है, सेलुलोज वगैरह जो होते हैं वो एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। देख रहे हो कितना मोटा सा बन रहा है, कुछ इस तरह से। लेकिन ये डिपोजिशन जो है वो इस वाले रीजन में नहीं है, हर जगह पे है लेकिन इस वाले रीजन में नहीं है, जहां पर भी अंदर की तरफ से ऐसे धंसा हुआ है, फोल्डेड टाइप का है। वहां के अलावा बाकी सब जगहों पर ये एक्स्ट्रा सेलुलोसिक डिपोजिशन। तो सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की खास बात क्या थी? सिंगल लेयर प्रोटेक्टिव लेयर। उसके अंदर सेकेंड लेयर क्या है वो? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद जो नेक्स्ट लेयर होगी उसे बोलते हैं हम मिडल लेयर। यहाँ पर जो नेक्स्ट लेयर होगी वो होती है मिडल लेयर। और मिडल लेयर सिंगल लेयर होती है कि मल्टी लेयर होती है? मल्टी लेयर। मल्टी लेयर होगी। यहाँ पर बहुत बच्चे क्यों मजा आ गया तुमको? नो सर, वो एक मैसेज आया ना, उसको पढ़ के हंसी व्हाट्सएप पे अभी। ओके, तो ये नेक्स्ट लेयर जो है वो मिडल लेयर। मिडल लेयर 1 से 3 परतीय हो सकती है, सिंगल लेयर भी हो सकता है या फिर 2 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकता है। और इसके अंदर जो नेक्स्ट लेयर है बच्चों, वो सेल्स काफी बड़े बड़े आकार की होती है। ये देखो काफी बड़े आकार की कोशिका उनके कंपेयर में। क्या है ये? टैपिटम है। टैपिटम की सेल्स जो है वो रिलेटिवली लार्ज साइज की होगी और उनके अंदर केंद्रक की संख्या भी ज्यादा होती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। बहुगुणित भी होता है, पॉलीप्लॉइड सेल्स भी होती है। तो ये जो नेक्स्ट लेयर है, यहां पर बना देता हूं, नेक्स्ट लेयर जो है उसकी कोशिकाएं बड़े बड़े और नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 2 या 4 हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाली लेयर जो है उसे हम क्या बोलेंगे, ये फोर्थ लेयर जो है वो है टैपिटम। अभी तक जितनी भी लेयर बनाई वो सारी की सारी लेयर जो है वो क्या है, एंकर की वॉल है, परागकोश की भित्ति है। एक काम जो कॉमन है इन सब का वो क्या है, वो है परागकोश को या लघु बीजाणु जो अंदर प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्ट करना। एक काम तो फिक्स होगा सबका, और भी काम होते हैं वो भी हम देखेंगे अभी। तो इस तरीके से एंथर वॉल, ये सारा का सारा जो बना है, ये क्या बना है, ये बना है एंथर वॉल, परागकोश की भित्ति। ये वाला रीजन जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इस रीजन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमियम। स्टोमियम। अब ये स्टोमियम वाले रीजन की खास बात क्या है कि स्टोमियम रीजन में जो एंडोथीशियम है उस पे भित्ति में स्थूलन नहीं है। एंडोथीशियम की भित्ति में स्थूलन एक जगह पर अनुपस्थित है। कौन सी जगह पर? स्टोमियम वाले रीजन में। क्या होगा उससे? कमजोर हो जाएगा। एंडोथीशियम कमजोर हो जाएगा वहां पर। तो इस वजह से क्या होता है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो उस टाइम पे फटने में मदद करेगा। यहाँ से फटने में हेल्प करता है। वेरी गुड। यहाँ से स्टोमियम जो है वो परागकोश को फटने में हेल्प करता है। सर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्टोमियम को मुख बोल सकते हो। क्या बोलेंगे? परागकोश मुख बोल सकते हो। परागकोश मुख, परागकोश मुख। स्टोमियम जो है वो माउथ के लिए वर्ड यूज होता है, माउथ का एक सिनोनिम है स्टोमियम। देखो अब इसके अंदर ये क्या है, ये क्या है, ये है पॉलन सेट। पॉलन सेट या परागकोटि, हिंदी में परागकोटि। अब इस पॉलन सेट के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। पॉलन सेट के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं। अब यदि यंग पॉलन है, ये मैंने जो बनाया वो यंग पॉलन है, यंग एंथर है,
यंग एंथर है तो इसके अंदर तुम्हें मिल जाएगा क्या, पराग मात्र कोशिका पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी हैं, वो है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्लियर होता है ये। तो ये संरचना हो गई किसकी, ये हो गई एंथर की संरचना। नोट करो बराबर से। तो जब तक एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या? बिल्कुल पूछो बच्चे। मेगा नहीं है लेकिन वो। हाँ कोई बात नहीं, कुछ भी पूछ लो। सर हमने टेरिडोफाइटा पढ़े हैं, तो कुछ कुछ टेरिडोफाइटा को खाते भी हैं क्या? एडिबल टेरिडोफाइट। यस सर, मैंने कहीं पर पढ़ा है, मतलब उस पे क्वेश्चन ना कुछ ऐसा ही था कि कौन से टेरिडोफाइटा को भाजी के रूप में खाया जाता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, कुछ टेरिडोफाइटा के अंदर जो राइजोम वाला पार्ट है जो जमीन के अंदर होता है, सर गया, अटक गया। जियो कनेक्शन चले गया। सर अटक गया था। स्टार्ट हो गया सर। सर वंस मोर। सर सुनाई नहीं दिया आप क्या बोले, कुछ भी उसके बाद अटक गया था। सर अटक गया। जैसे जैसे राइजोम होता है ना, राइजोम जिंजर हुआ, अदरक हुआ, हल्दी हुआ, तो उसी तरीके से राइजोम वाले कुछ पार्ट जो है वो टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं जो एडिबल हो सकते हैं, जिनको खाया जा सकता है एज अ सैलेड। सर अब कुछ पर्टिकुलर नाम, हाँ तो वो एग्जांपल तुम्हें बताना पड़ता है, तुम उन एग्जांपल्स को एक बार देखना, तो उसमें से जो हमने पढ़े उनके अलावा जो एक्स्ट्रा एग्जांपल मिल रहा है वो आंसर। सर क्लोरेला को नहीं भी आ खाया रहा है, जा मैं नेट सकता है में ना। सर्च करी हूँ ना तो नहीं दिख रहा है ना, एक क्वेश्चन है उसको बनाना इसका आंसर। सर क्लोरेला को भी खाया जा सकता है ना। हाँ सवाल है सर, मुझे टेरिडोफाइटा ही चाहिए। फिर अटक गया क्या? प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। सब होने लग गया, ब्लर भी आ रहा है, अटक गया। हेलो सर आज पढ़ा रहे हैं ना, आप ऐसे ही पढ़ाइए कीजिएगा, क्योंकि ना आज बहुत अच्छे से लिख पाई मैं, वरना फिर रोज मेरे को नोट मांगना पड़ता था, स्क्रीनशॉट लेना पड़ता था ऐसा। अरे बच्चे फिर मैं आज मैं थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ। तो आंसर बताओ ना। थैंक यू सर। सर आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है। सर तो आंसर क्या आएगा उसमें? क्या किसमें? वो भाजी वाले में। वो व्हाट्सएप कर देना मुझे, है ना, मुझे व्हाट्सएप कर मैंने देना, और क्वेश्चन भी व्हाट्सएप किया था आपको रात के टाइम। अच्छा तो हो सकता है उस टाइम में मैं बिजी रहूंगा, तो देख लूंगा, अभी देख लूंगा। हाँ ठीक है सर, रिप्लाई कर दूंगा, चिंता मत करो। अच्छा एक और भी चीज बताना था। हाँ अभी टाइम है उसमें। हाँ देखो देखो क्या होता है, ये तो तुम्हारा किस टाइप का एंथर का पार्ट दिखा तुम्हें, इधर वाला जो मैंने बनाया वो यंग एंथर है। यंग एंथर, जब ये एंथर मैच्योर होगा तब क्या होगा, ध्यान देना सब बच्चे कि एंथर जब मैच्योर होता है तब क्या होता है। जब एंथर मैच्योर होता है तो इसके अंदर एपिडर्मिस के नीचे बाकी जितने भी लेयर हैं वो सारे के सारे लेयर जो है मींस एपिडर्मिस और एंडोथीलियम के नीचे वो डीजनरेट होने लगता है। ये तो एपिडर्मिस है, ये वाला लेयर जो है वो एंडोथीलियम है, और क्या होगा, मिडल लेयर और टैपिटम डीजनरेट हो जाएगा। मिडल लेयर खत्म, टैपिटम खत्म, तो टैपिटम और मिडल लेयर खत्म हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर खाली जगह बन जाएगी कि नहीं? मिडल लेयर और टैपिटम खत्म हो गया तो क्या ये खाली जगह बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? यस सर। यस सर। अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उन्होंने यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन किया, बहुत सारे माइक्रोस्पोर बनाए जो कि धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन। पराग कुटी के अंदर क्या बन जाएगा, परागकण बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे अंदर परागकण बन गए और ये आकार बड़ा हो गया। ऐसे ही बिल्कुल इसके साथ भी होगा, यहाँ पर भी बहुत सारे परागकण बन गए और बीच के सारे टिश्यू नष्ट हो गए, मिडिल लेयर नष्ट हो गया, टैपिटम नष्ट हो गया, तो ये चैम्बर जो है उसका आकार
बड़ा हो गया और क्या वो एक इस टाइप का चैम्बर बन जाएगा क्या? ये सारी लेयर्स खत्म, ये सारी लेयर्स खत्म। क्या हो जाएगा? सर परागकण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परागकण को पॉलन ग्रेन। क्या हो जाएगा? बहुत सारे अंदर पॉलन ग्रेन बन गए और एक चैम्बर बन गया। यानी जब ये मैच्योर हो जाता है, एक बात ध्यान देना कि जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उस टाइम पे हमें दो स्पोरेंजिया नहीं दिखती है। क्या हो जाता है? वो दोनों मिलकर के एक स्पोरेंजिया बन जाता है। यहाँ पे दो स्पोरेंजिया थे, वो मिलकर के क्या होगा? एक बड़ा स्पोरेंजिया बन जाएगा ऐसे। और ये सूख करके क्या होगा? जहां से कमजोर है वहां से टूट जाएगा। कहां से टूट जाएगा? जहां से कमजोर है, यहां से कमजोर है, स्टोमियम वाले रीजन से टूट गया। स्टोमियम वाले रीजन से टूट गया। क्या पॉलन ग्रेन को बाहर निकलने की जगह मिल गई? यस सर। यस सर। यहां से पॉलन ग्रेन जो है वो बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से होता है परागकोश का स्पूटन, यानी कि dehiscence of mature एंथर। जो परिपक्व परागकोश है उसका स्पूटन, डेhiscence को बोलते हैं हिंदी में स्पूटन। परागकोश जो है उसका स्पूटन कैसे होता है? स्टोमियम वाले रीजन से उस टाइम पर प्रत्येक पाली के अंदर एक ही चैम्बर होगा, एक ही स्पोरेंजिया बचेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर मिडिल लेयर और टैपिडम नष्ट हो चुका होता है, स्टोमियम वाले रीजन से ये फट जाता है और सारे परागकणों को मुक्त कर देता है। पॉलन ग्रेन्स रिलीज्ड। क्या दिक्कत तुमको? एक ही डायग्राम में दोनों बातें दिखा दी। यंग एंथर की स्ट्रक्चर कैसी है? मैच्योर होकर के स्फुटन हो रहा होगा, उस टाइम की स्ट्रक्चर कैसी है? क्या सब बच्चों को बात क्लियर हो गई क्या? यस सर। सर रिप्रोडक्टिव फेज में? क्या बच्चे? सर ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में होगा ऐसा? हाँ, जब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में तो ये है ही, फ्लावर का बनना ही रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पॉलन ग्रेन रिलीज होने चाहिए, तो ये पॉलन ग्रेन रिलीज होने की प्रोसेस है। जब हम बोल रहे हैं कि एंथर इज मैच्योर एंड इन dehiscing stage, that can be shown by this diagram. When anther is young, immature, when macrosporogenesis is going on, at that time it can be in this stage. ओके सर। Okay. तो फिर अब इसके बाद में, ये तो संरचना वाली बात हो गई। अब इसके बाद में इन लेयर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो हम देख लेते हैं, फिर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ेंगे। इरेज कर दो डायग्राम। यस सर। यस सर। देखो, एपिडर्मिस मोस्टली single layer and protected. एंडोथीशियम ऐसा होगा, सिंगल लेयर with extra cellulosic thickening. Thickening is absent in stomatium region. So helps in dehiscence of anther. हिंदी में रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। पहली लाइन लिखिए, एपिडर्मिस मोस्टली कैसा होता है? एकल परतीय और सुरक्षात्मक आवरण होता है। एपिडर्मिस मोस्टली सिंगल लेयर एंड सुरक्षात्मक आवरण होता है। एंडोथीशियम सामान्यतः सिंगल लेयर होता है और इसमें एक्स्ट्रा स्थूलन होता है, अतिरिक्त स्थूलन पाया जाता है इसका सेलुलोज का। एंडोथीशियम एकल परतीय तथा अतिरिक्त सेलुलोजिक स्थूलन युक्त होता है, लेकिन यह स्थूलन थिकनिंग को हिंदी में स्थूलन बोल रहे हैं, यह स्थूलन स्टोमियम रीजन पर अनुपस्थित होता है, जिसकी वजह से ये हेल्प करता है किसके अंदर? सूख करके फटने में हेल्प करता है,
डिहाइसेंस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर या एंथर को परागकोश को सूखकर फटने में हेल्प करता है। सर थर्ड वाला थर्ड वाली लाइन है थिकनिंग इज एब्सेंट इन स्टोमियम रीजन, स्टोमियम क्षेत्र में यह स्थूलन अनुपस्थित होता है और परागकोश को फटने में हेल्प करता है, स्फुटन में हेल्प करता है। सर एक्स्ट्रा सेलुलोजिक होने का मतलब क्या है, उसका कुछ उपयोग है क्या उसका? सेलुलोजिक मतलब एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त है, इनके ऊपर नॉर्मल तो सेलुलोज सेलुलोजिक होता ही है, नॉर्मल सेलुलोज सेलुलोजिक होता ही है, उस सेलुलोज के अलावा अलग से और भी सेलुलोज का एक्स्ट्रा डिपोजिशन होगा। तो सर उसका कुछ उपयोग वगैरह उसमें मतलब रीजन क्यों है होने का? सेलुलोज क्या करता है, पानी को सोख करके रखेगा, एब्जॉर्ब करके रखेगा। भाई लकड़ी को पानी में डुबोगे तो क्या होगा, लकड़ी सिंपल एग्जांपल, एक प्लाई है, एक लकड़ी का प्लाई है, मैंने क्या किया उस प्लाई को पहले अच्छे से कुछ दिन पानी में डुबो दिया, फिर पानी में डुबो दिया तो क्या वो पानी सोख लेगा बहुत सारा? यस सर। यस सर। प्लाई को, उस चपटे प्लाई को मैंने छत पे धूप में सूखने के लिए रख दिया, फिर तुम गए 2-3 दिन बाद देखने के लिए, वो प्लाई जो ऐसे टेढ़ा हो चुका था, हो जाएगा कि नहीं? धूप से फट जाएगा वो टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे बैंड हो जाएगा, फट भी सकता है, ऐसा बैंड हो गया, फट भी सकता है। तो क्या हुआ, जब गीला था तब पानी बहुत सारा सोखा हुआ था, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा सेलुलोज है, पानी होता ही है उसके पास, भाई अंदर को पानी तो सप्लाई हो रही है ना, तो पानी हो गई, सोख के रखा उसने, फिर जब वो सूखेगा तो क्या होगा, तो एक खिंचाव क्रिएट हो जाएगा, एक खिंचाव, जैसे वो बैंड हो रहा था वैसे ये भी खींचने की कोशिश करेगा, जहां जहां पर सेलुलोज है वहां पे तो मजबूत है, वो खींचेगा तो रेजिस्टेंस रह जाएगा वहां पे, लेकिन जहां पे एक्स्ट्रा सेलुलोजिक थिकनिंग नहीं थी, जो कमजोर पार्ट था, वहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए स्टोमियम वाले रीजन से फट जाता है। समझ गए क्या? सर थिकनिंग जो परत को बोल रहे हैं ना आप? थिकनिंग का मतलब होता है स्थूलन, एक्स्ट्रा डिपोजिशन, अलग से जो लेयर बनी है उसको बोल रहा हूं, नॉर्मल सेल वॉल के अलावा एक्स्ट्रा जो लेयर बन रही है उसको बोल रहा हूं। जो डायग्राम में मैं बार-बार ऐसे कुछ नीचे कर करके बनाता ना, वो सब थिकनिंग। हाँ ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब इसके बाद में मिडिल लेयर के बारे में। मिडिल लेयर मोस्टली मल्टी लेयर 1 to 3 लेयर्स, कितनी पढ़ते होंगी? 1 to 3 लेयर। बाइलियार्ड degenerates in mature anther and deliver its nutrient to developing microspores via endothesis, via tapetum. अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मिडिल लेयर मल्टी लेयर है और जब ये परिपक्व होता है आंसर तो वो नष्ट हो जाता है, क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? यस सर। तो जब ये नष्ट हो जाएगा, मिडिल लेयर जो कि मोस्टली मल्टी लेयर है, 1 से 3 परतीय मोटा है, क्या होता है जब एंथर का मैच्योरेशन होता है, जब एंथर जब परिपक्व होता है उस टाइम पे वो नष्ट हो जाता है, और नष्ट होते टाइम अपना सारा न्यूट्रिएंट किसको दे देता है? परागपुटी में जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं, परागपुटी में जो माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, लघु बीजाणु डेवलप हो रहे हैं, उनको दे देता है। रास्ते में कौन पड़ेगा? मिडिल लेयर, नीचे वाला लेयर कौन? टैपिटम। तो मिडिल लेयर पहले देगा टैपिटम को, और टैपिटम देगा किसको? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। तो मिडिल लेयर भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन किसके द्वारा करता है? वो टैपिटम के द्वारा उस न्यूट्रिशन को डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को पहुंचाता है। क्लियर हो गई बात? सर लास्ट वाले ये ना लास्ट वाला एक बार और बताइए ना। सुन लो, जो मध्य परत है, मिडिल लेयर है, वो सामान्यतः बहुपर्ती होता है, 1 से 3 लेयर मोटा होता है। जब परागकोश परिपक्व होता है तो उस टाइम पे वो नष्ट हो जाएगा और अपना पोषण टैपिटम के द्वारा माइक्रोस्पोर्स जो परिवर्तित हो रहे हैं उनको प्रदान करेगा, माइक्रोस्पोर्स को प्रदान कर देगा। ठीक है, क्लियर है बातें? यस सर। नेक्स्ट लेयर की बात कर लेते हैं। माइक्रोस्पोर का हिंदी क्या बताए थे सर?
बीजाणु, माइक्रोस्पोर इज लघु बीजाणु। नेक्स्ट देखो एपिडर्म। एपिडर्म कैसा है? मल्टी लेयर, सॉरी सिंगल लेयर, एकल प्रति, सिंगल लेयर, लार्जर सेल्स, कोशिकाएं कैसी है? बड़ी बड़ी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, कितनी? दो या चार केंद्रक होंगे, 2 या 4 न्यूक्लियस होंगे। न्यूक्लियस का नंबर कैसे बढ़ेगा? किसी कोशिका में न्यूक्लियस का नंबर कैसे बढ़ता है? न्यूक्लियर डिवीजन से। हाँ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मुक्त केंद्र की वर्धन से बढ़ गया। देन सेल्स आर पॉलीप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड का मतलब 4 है। नॉर्मली सेल्स डिप्लॉइड होती है, लेकिन इसकी सेल्स जो है वो कैसी है? टेट्राप्लॉइड है। टेट्राप्लॉइड का मतलब 4 है। बाय एंडोमेटोसिस एंड पॉलीटेनी। एंडोमेटोसिस और पॉलीटेनी ऐसी प्रोसेस है जिनमें क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है। क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है, बट न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होते, तो उस केस में क्या होता है? सेल्स जो है वो 2n से 4n हो जाएगी। ठीक है। और टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन विशन। यस, प्रोवाइड। पॉलीप्लॉइड को बहुरूपी बोलेंगे क्या? क्या बच्चे? सर ये जो पॉलीप्लॉइड बहुरूपी बहुगुणिता, बहुगुणिता। मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग spores, developing microspores. मेन फंक्शन क्या है इनका? ये जो माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु डेवलप हो रहे हैं उनको पोषण प्रदान कर देता है। क्या खुद भी नष्ट हो जाता है? क्या टेपिटम खुद भी नष्ट हो जाता है? क्या अभी डायग्राम बना के बताया था? यस सर। दोनों नष्ट हो जाते हैं। टेपिटम सर एंडोमाइटोसिस के बाद आपने पॉलीटेनी लिखा है। हाँ, पॉलीटेनी का मतलब का मतलब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए की एक्स्ट्रा कॉपीज का बन जाना। हिंदी में क्या एंडोमेट्रियोसिस को? Epithelium also regenerates in mature anther. सर हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में एंडोमेटोसिस को क्या बोलते होंगे? हिंदी में भी यही बोलते हैं, एंडोमेटोसिस ही लिखते हो। एंडोमेटोसिस और पॉलीटेनी कॉमन वर्ड है, हिंदी में भी ऐसे यूज होते हैं। सर ये डीएनए को डबल करेंगे या क्रोमोसोम को? ये पॉलीटेनी डीएनए को डबल करता है, यानी जब तक पॉलीटेनी नहीं तब तक एक ही क्रोमोसोम में डीएनए डबल रहेगा, और एंडोमेटोसिस होगा तो क्रोमोसोम ही डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ये सिर्फ डीएनए को डबल करता है, ये क्रोमोसोम नंबर को डबल करता है, बट ओवरऑल डीएनए कंटेंट डबल हो गया, इसलिए हम इसको टेट्राप्लॉइड बोल सकते हैं। ओके सर। ठीक है ना? हेलो सर। हेलो सर, ये पॉलीप्लॉइड वाला जो लाइन है उसी को समझाइए ना सर, समझ नहीं आ रहा है। पॉलीप्लॉइड का मतलब होता है बहुगुणिता। अब नॉर्मली सेल जो है वो कैसा है? वो ऐसा है, 2n है। माइटोसिस करना स्टार्ट किया इसने, माइटोसिस के टाइम पे क्या होगा? तो डीएनए की कॉपी बन जाएगी,
जब माइटोसिस करना स्टार्ट किया तो मान लो सपोज ये दो क्रोमोसोम थे तो कॉपी बन गई, 2 से 4 क्रोमोसोम हो गए। माइटोसिस होगा तो ये दोनों अलग बढ़ जाएंगे, एक सेल के अंदर 2, एक के अंदर 2, 12 के 2 रह जाएंगे। लेकिन यदि माइटोसिस स्टार्ट हुआ और केंद्र का विभाजन हुआ ही नहीं, माइटोसिस स्टार्ट हुआ और केंद्र का विभाजन हुआ ही नहीं, तो क्रोमोसोम जो डबल हुए तो वो कहां पे रहते, वो सेल के अंदर ही रह गए। तो जहां पे पहले 2 क्रोमोसोम थे वहां पे कितने हो गए, 4 हो गए। डिप्लॉइड से क्या हो गया, टेट्राप्लॉइड हो गया। आई बात समझ में? माइटोसिस में क्रोमोसोम 2 डॉटर सेल्स के अंदर इक्वली डिवाइड होने चाहिए थे ना, लेकिन यदि क्रोमोसोम 2 डॉटर सेल में डिवाइड होने के बदले एक ही में रह गए, तब हम उसे क्या बोलेंगे, तब हम उसे बोलेंगे एंडोमाइटोसिस। और एक और भी चीज होती है इसके अंदर, रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियस। तुम तो 2 ही ध्यान रखोगे, तो कंफ्यूज हो जाओगे, कितना ही ध्यान रखोगे। क्लियर है बातें सबको टैपिटम के बारे में? टैपिटम का और भी कुछ काम है क्या? टैपिटम के अदर फंक्शंस क्या क्या बता सकते हो कोई? टैपिटम का और भी क्या काम है? यस सर, ये कुछ पदार्थ स्रावित करता है। यस, अदर फंक्शन लिख देता हूं। अदर फंक्शंस secrete एंजाइम, कैलेज एंजाइम। yes enzyme like carase and स्पोरोपोलिन। वेरी गुड। ये पोलन जो है उसके बाद एंजाइम वाली लेयर बनाने में हेल्प कर रहा है। मींस क्या, इट secretes sporopollen to form enzyme। एंजाइम बनाने का जो काम है वो भी इसी का है, स्पोरोपोलिन बनाता है। और क्या करते हैं, फॉर्म्स पोलन किट। पोलन किट किसके अंदर होता है, इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। जो कीट परागित पुष्प होते हैं उनके ऊपर एक चिपचिपी सी परत होती है परागकण के ऊपर, उस चिपचिपी परत को क्या बोलते हैं, पोलन किट। ये पोलन किट का निर्माण भी करता है, ये भी इसका काम होगा। सब हार्मोन लिखा है कि होरोम लिखा है? वो मैं चेक करता हूँ तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी भी गलत है स्पेलिंग। ये बच्चे हम तो बिल्कुल सही दिख रहा है तुमको, एकदम साफ। सर ब्रैकेट में क्या लिखा है एंजाइम के बाद? एंजाइम का नाम है कैलेज, CALLASE। ओके सर। मैं चेक करता रहता हूँ कौन बच्चा सो रहा है कौन जाग रहा है, मैं मुझे गलत लिखता हूँ। हाँ सर, जो सही पहले से सही लिखा वो, हाँ वो जाग रहा है। अब जिसने बाद में जिसको याद आया अरे ये तो गलत है, तो फिर इसका मतलब वो सो रहा था, उसने देखा नहीं या उसका देखा नहीं। सर सही लिखा था, आप गलत सही लिखे थे हम, लिखे करके तब बताया था। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है तुमने सही लिखा था। सर गलत पढ़ के सही लिखे थे सर। हाँ वेरी गुड, तो जाग रहे हो, यदि गलत वर्ड पकड़ पा रहे हो तो जाग रहे हो। हम तो दूसरों की भलाई करने के लिए बता रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है दुनिया में। ठीक है, तो ये फंक्शंस सर ये लास्ट में क्या लिखे हैं, पोलन किट? यस, पोलन किट। पोलन किट जो होता है वो पोलन ग्रेन के ऊपर एक चिपचिपा सा लेयर होता है, जिस लेयर का काम है कि यदि कीट आए तो कीट की बॉडी में ये चिपक जाए आसानी से और कीट के द्वारा आसानी से परागित हो पाए। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन होता है टैपिटम का। और उनके अलावा एक और भी फंक्शन लिख देता हूँ, फॉर्म्स compatibility factor on pollen। देखो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जब पॉलन स्टिग्मा पे पहुंचेगा तो स्टिग्मा पहचानेगी कि मुझे इसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, होगा कि नहीं। मान लो आलू का फ्लावर है, पोटैटो का फ्लावर है, उसके ऊपर मैंने मक्के का पॉलन डाल दिया, क्या वो जर्मिनेट होगा क्या? नो सर। क्यों नहीं हो रहा?
क्योंकि उस पॉलन ग्रेन के ऊपर कुछ केमिकल होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं स्टिग्मा के केमिकल से और पता कर लेते हैं कि इसको पॉलिनेट मतलब इसको जर्मिनेट होने दे रहे हैं कि नहीं होने दे रहे हैं। वो केमिकल जिससे पता पड़ रहा है कि इसे जर्मिनेट होने देना है कि नहीं होने देना है, उस केमिकल को बोलते हैं कंपैटिबिलिटी फैक्टर। सर इस क्रिया को रासायनिक आकर्षण बोलते हैं क्या? रासायनिक अंतरक्रिया बोल सकते हैं, केमिकल इंटरेक्शन, आकर्षण नहीं इंटरेक्शन, अंतरक्रिया। सर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। आवाज कितनी आ रही है? इंटरेक्शन। तो उसके लिए जो जिम्मेदार फैक्टर होता है ना, वो फैक्टर भी कौन बना रहा है? वो भी टैपेटम ही बना रहा है। ओके सर, थैंक यू। तो एंथर वॉल वाली पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। स्ट्रक्चर हमने देख लिया। आज जो स्ट्रक्चर है, हेलो सर। सर ये लास्ट वाला बताइए ना, फॉर्म्स के बाद। हेलो सर, वो कंपेबिलिटी फैक्टर को हिंदी बता दीजिए ना सर प्लीज। कंपैटिबिलिटी कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। कंपैटिबिलिटी लिखो, कंपैटिबिलिटी को क्या बोलते हैं? ओके सर। कल बताऊंगा, क्योंकि कंपैटिबिलिटी का हिंदी सर समझा दीजिए ना। समझा रहा हूं, देखो समझाया जरूर दूंगा क्या होता है। देखो ये एक्साइन है, ये इंटाइन है। मान लो ये पॉलन ग्रेन आ गया किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। अब स्टिग्मा के ऊपर आकर के ये इससे रिएक्ट करेगा और जर्मिनेट होगा। किस पे डिपेंड करेगा? इसकी सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स हैं, केमिकल है, और इनका कॉम्प्लीमेंट्री केमिकल जो है वो होता है किसके ऊपर? इसके ऊपर। जब इन दोनों के बीच में अंतरक्रिया होती है, जब इन दोनों के बीच में अंतरक्रिया होती है तो इसको पता पड़ जाता है कि अच्छा ये पॉलन इसमें जर्मिनेट होने लायक है कि नहीं। यदि जर्मिनेट होने लायक होगा तो पॉलन ट्यूब बनेगी, नहीं होगा तो पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी। तो ये जो केमिकल है ना, इसी केमिकल को हम क्या बोल रहे हैं? कंपैटिबिलिटी फैक्टर। सर अनुकूलता बोलेंगे क्या? क्या बच्चे? अनुकूलता। अनुकूलता तो नहीं बोलेंगे बच्चे, मैं देख के बता दूंगा तुमको, है ना? या तुम नेट पे सर्च करना एक बार कि कंपैटिबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इसके वजह से ये क्या करता है? ये यहाँ पर जनरेट हो पाता है। कंपैटिबिलिटी फैक्टर, ये भी कैपिटल में ही बनाया है। ठीक है, कितनी बातें क्लियर है? यस सर। पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सर कल कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे, आज हमने स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया, कल हम पढ़ेंगे यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, टाइमलेस तो फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। ठीक है, फीमेल। ओके सर, थैंक चलो यू सर। पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक तुम लोग अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बच्चे। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट सर। चलो बच्चे, गुड नाइट। मैं जाके बाय सर।